पावर सेक्टर का पेनी स्टॉक जेपी पावर क्या आपको सुजलॉन जैसा रिटर्न देने की क्षमता रखता है? और देखा जाए तो पावर सेक्टर के इस कैपेक्स में क्या ये कंपनी भी आपको बुल रन दिखाएगी? और अगर हम पास्ट की बात करें तो जेपी पावर ने 2007 में लगभग 145 रुपीज़ के आसपास का हाई बनाया था। और देखा जाए तो इस समय जो पावर कैपेक्स चल रहा है, जो पावर सेक्टर को लेकर बाजार में बूम चल रहा है, क्या उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा? अगर आपके भी मन में ये सब सवाल हैं तो आज का ये वीडियो आपके सभी सवालों को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेपी पावर हमारे देश की देखा जाए तो एक पुरानी पावर कंपनी है। कंपनी का पावर प्रोडक्शन का भी काम है, कंपनी का सैंड माइनिंग का भी काम है, कंपनी का एट प्रेजेंट कोल माइनिंग का भी काम है और इस कंपनी का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी कारोबार इस कंपनी के पास है। कंपनी के एट प्रेजेंट अगर हम देखा जाए तो लगभग 2.2 गीगावाट की कंपनी की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कंपनी का 400 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट एक उत्तराखंड में ऑपरेट हो रहा है। कंपनी का 500 मेगावाट का बीना मध्य प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट हो रहा है। कंपनी की मध्य प्रदेश के अंदर एक कोल माइन भी है जिसकी करंट कैपेसिटी 3.6 लाख मिलियन टन पर एनम की है। कंपनी के 1320 मेगावाट के दो कंबाइन पावर प्लांट हैं जो एमपी के सिंगरौली में इस समय ऑपरेट हो रहे हैं, जिसका 30% इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाकर एमपी गवर्नमेंट को ही बेचती है। देखा जाए तो इस प्लांट के अंदर कंपनी जो कोल की जो कंपनी की माइनिंग है वो कोल बेसिकली इस पावर प्लांट के अंदर भी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो ये कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है। कंपनी के पास 2 मिलियन टन पर एनम का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट भी है एमपी के अंदर, जिसको कंपनी ने बेचने का फैसला किया हुआ है और कंपनी डालमिया ग्रुप के साथ उसको लेकर चर्चा में है। कंपनी की सैंड माइनिंग ऑपरेशन भी है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कंपनी ये एट प्रेजेंट सैंड माइनिंग का कारोबार भी कर रही है। और कंपनी के पास सभी पावर प्लांट्स को लेकर पावर परचेज एग्रीमेंट भी है लॉन्ग टर्म में एमपी गवर्नमेंट के साथ, और साथ ही साथ बची हुई बिजली जो है कंपनी ज़्यादातर अपना एक्सचेंज पर बेचने का कारोबार करती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की करंट कैपेसिटी 2.2 गीगावाट की है। इस कंपनी के देखा जाए तो करंट कैपेसिटी की डबल कैपेसिटी मतलब लगभग 4 गीगावाट की कैपेसिटी के प्लांट होल्ड पर हैं, यानी कि अटके हुए हैं। किसी को एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है तो किसी को लेकर कुछ और इशू है। तो कंपनी का लगभग 2700 मेगावाट का एक प्लांट में अरुणाचल प्रदेश में इस समय होल्ड पर है। 500 मेगावाट का एक प्लांट और कंपनी का अरुणाचल प्रदेश में होल्ड पर है। मेघालय के अंदर कंपनी के 4 प्लांट हैं 720 मेगावाट के, वो भी होल्ड पर हैं। और देखा जाए तो इन प्लांट्स को लेकर अगर कुछ क्लैरिटी आ जाए तो शायद इस कंपनी को पावर सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पर बूस्ट मिल जाए और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी वो आने वाले समय में आपको दिखाई दे। और एट प्रेजेंट भी अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए पावर बिजनेस जो है वो काफ़ी अहम बिजनेस है। कंपनी की ओवरऑल सेल्स का लगभग 90% हिस्सा जो है वो पावर सेक्टर से ही इस कंपनी को आ रहा है। और एक सच बात कंपनी के शेयर को लेकर ये भी है कि ये कंपनी जो है पिछले कई सालों से लॉस में चल रही थी और ये कंपनी जो है प्रॉफिट में भी आ गई है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी है जो इसके शेयर जो पीछे 5 रुपये के करीब का लो बना चुका था, आज वो रिकवर होकर लगभग 10 रुपये के आसपास आ चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर ये कंपनी बेशक छोटा सा ही प्रॉफिट दिखाती है, पर प्रॉफिट में आ चुकी थी। कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया और कंपनी की जो सेल्स थी लगभग 5922 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स रिकॉर्ड हुई। और कंपनी के लिए कोल का भी बिजनेस काफ़ी मायने रखता है। कंपनी की अगर सेल्स में देखा जाए तो लगभग कोल से कंपनी को 585 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, तो ये भी कंपनी के लिए एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है। FY23 के अंदर इस कंपनी के पास लगभग 180 करोड़ रुपीस का कैश भी अवेलेबल था। और देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगभग 4754 करोड़ रुपीस का डेट भी है। 4754 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर FY23 के अंदर एट प्रेजेंट डेट भी दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर प्रमोटर्स की भी बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में लगभग 24% स्टेक होल्ड करते हैं, जिसमें से लगभग 90% के करीब कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं लेंडर्स के पास। और अगर हम लास्ट क्वार्टर Q1 की भी बात करें इस फाइनेंशियल ईयर के, तो इस कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और Q1 क्वार्टर देखा जाए तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहता है इनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से। कंपनी ने Q1 के अंदर
देखा जाए तो 1708 करोड़ रुपीस की सेल्स पर लगभग 192 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया है, जो कि पिछले Q1 के अंदर अगर देखा जाए तो 107 करोड़ रुपीस का था। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इस क्वार्टर के अंदर पिछले साल के मुकाबले डबल किया है, जिसके कारण कंपनी का ईपीएस लगभग 0.28 रुपीस के आसपास आया है। 0.28 पैसा कंपनी का ईपीएस है। अब अगर कंपनी इस हिसाब से परफॉर्म करती रहे तो शायद सच बात यह भी है कि कंपनी अपना ईपीएस शायद 1 रुपये के आसपास इस साल में पहुंचा दे। अब ये तो हो गया, मैंने जो आपको कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी क्या काम कर रही है और कंपनी एट प्रेजेंट कैसा काम कर रही है और कंपनी किस तरीके से लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। पर क्या हमें इसी बेसिस पर इस कंपनी के शेयर के अंदर पैसा बनाना है या इसको होल्ड करना है? तो आप जरा वो बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कंपनी के अंदर कॉशियस भी करती हैं इन्वेस्टर को, जो उसके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर डेट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा एट प्रेजेंट कंपनी के ऊपर डेट दिखाई दे रहा है। लगभग 4754 करोड़ रुपए का 4754 करोड़ रुपीज़ का डेट है। और इस डेट के कारण कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट FY23 के अंदर लगभग 560 करोड़ रुपीज़ की रही थी, जो कि उसके प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा है। कहने का मतलब कंपनी को काफ़ी बड़ा फाइनेंस कॉस्ट उठाना पड़ रहा है डेट के चक्कर में, और कंपनी ने डेट रिजोल्यूशन के चक्कर में अपने सीमेंट वाले बिजनेस को बेचने की भी इच्छा जताई है, वो भी कंपनी का इन प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को इन सब चीज़ों से भी जूझना पड़ रहा है। और कंपनी की अगर एसेट्स की भी बात करें तो इस कंपनी के पास ज़्यादातर जो एसेट्स हैं वो प्लांट एंड मशीनरी के रूप में है। वो कोई भी एसेट्स ऐसी कंपनी के पास एसेट नहीं है जिसको अगर कल को बेचना भी पड़े तो शेयर होल्डर को उसको बेचकर सीधा फ़ायदा मिल जाए या वो ईजिली बेची जा सके। तो ये कंपनी के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। और आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो ये कंपनी भी सुज़लॉन की तरह रिटेल इन्वेस्टर की फेवरेट है। रिटेल इन्वेस्टर के पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल भी है। अब बात ये है कि ये शेयर 5 रुपये से 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ का तो हो गया। कहने का मतलब शेयर ने लगभग 100% का रिटर्न तो दे दिया। अब क्या ये 10 रुपीज़ से ये स्टॉक आपको आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न देगा सुज़लॉन की तरह? क्या ये शेयर भी आपको यहाँ से 300-400% का रिटर्न देगा? और देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है तो वो तो ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है, जिस हिसाब से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। अब हमें इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है कि जिससे हम प्रॉफिट बना सकें, क्योंकि मैंने आपको कंपनी के फिनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी के अंदर जो क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं वो तो सब बता दी। अब पर उसका हमें कंपनी के शेयर प्राइस में कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो आप बात ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जेपी पावर ने इस Q1 क्वार्टर के अंदर 0.28 पैसे का ईपीएस दिखाया, प्रॉफिट में रही। अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रहे, हो सकता है ये कंपनी आपको इस साल 1 रुपये का ईपीएस दिखा दे, अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रहे। और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 15 रुपीज़ के आसपास है। तो इस कंडीशन में ये कंपनी लगभग 6% का आपको आरओई दिखाएगी, मतलब पॉजिटिव आरओई होगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव हो गया। कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव आरओई वाली कंपनी बन गई और जिसके कारण कंपनी के शेयर की री रेटिंग भी हुई। अब बात जैसे आप देखें कि सुज़लॉन की भी री रेटिंग होने का ये काफ़ी बड़ा कारण रहा कि कंपनी के डेट की रीस्ट्रक्चरिंग हुई, कंपनी प्रॉफिट में आई, कंपनी के ऑर्डर बुक बनी, कंपनी को ऑर्डर मिले, तो इन कारण से कंपनी का शेयर भी चला। जबकि कंपनी की बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो लगभग 1 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी का जो ईपीएस है वो 0.25 रुपीज़ पैसे के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी लगभग 25 से 30% की आरओई वाली कंपनी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कंपनी के जो है शेयर की री रेटिंग भी सुज़लॉन की इन्हीं कारणों से हुई। तो यहीं पर सेम पैरामीटर जेपी पावर के लिए भी लगाया जाएगा, क्योंकि जेपी पावर भी पावर सेक्टर की कंपनी है, इनके पास भी पावर प्लांट्स हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, प्रॉफिट वाली कंपनी है। तो इस कंपनी की भी री रेटिंग यहाँ से होगी। अब इसकी री रेटिंग किस बेसिस पर होगी या कहाँ तक इसकी री रेटिंग हो सकती है वो आपको थोड़ा समझना है। देखिए, फंडामेंटल्स और फिनेंशियल्स के बेसिस पर इस कंपनी में बुराइयां भी हैं तो कुछ अब अच्छाइयां भी हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में आ रही हैं। और देखा जाए तो जिस हिसाब से बजाज सुज़लॉन पावर की री रेटिंग कर रहा है, ऐसी ही री रेटिंग आपको जेपी पावर में देखने को मिले और ये कंपनी आपको अपनी बुक वैल्यू के 2 या 3 के मल्टीपल पर भी दिखाई दे,
कहने का मतलब 30 या 45 रुपये का शेयर प्राइस इस कंपनी के अंदर आपको आने वाले समय में दिखाई दे, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी आपको 350 से 450% का रिटर्न देने की क्षमता दिखा रही है। पर ये दम जो कंपनी दिखा रही है, ये कंपनी अपनी फिनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर दिखा रही है एट प्रेजेंट। फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी काफ़ी वीक है, क्योंकि कंपनी के शेयर प्लेज भी हैं, कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट भी है, कंपनी के प्लांट भी अटके हुए हैं। ये चीज़ें बताने का कारण ये है कि आप सब चीज़ों को जोड़ सकें। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पावर सेक्टर के अंदर और भी कंपनियां हैं, जैसे हमने पीछे कवर करी है कि एनटीपीसी है, एसजेवीएन है, काफ़ी बड़ा सेक्टर है, एनएचपीसी है, जिनके बड़े बड़े कैपेक्स प्लान हैं, जो कंपनी एट प्रेजेंट उन पर काम भी कर रही हैं। तो इस हिसाब से तो इनका कोई ऐसा बड़ा यहाँ पर कैपेक्स प्लान नहीं दिख रहा। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के हिसाब से तो ये कंपनी फिट नहीं बैठ रही है। अगर हम ओवरऑल हिसाब से देखें कि फाइनली अगर हम इसकी रैंकिंग करें तो कंपनी इज नॉट फिट फॉर इन्वेस्टिंग कैटेगरी। अब हमें इस कंपनी के अंदर करना क्या है, फाइनली सवाल मन में ये हो रहा होगा कि आपने तो सब कुछ उलझा दिया कहानी को। अब इसके अंदर करने वाली कहानी ये, अगर आप शेयर मार्केट में आकर पेनी स्टॉक खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं और आपको ये बिलीव है कि मार्केट में लॉटरी भी लगती है और आप एज ए लॉटरी किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, कहने का मतलब एक छोटा सा हिस्सा अपनी इन्वेस्टमेंट का आप लॉटरी में लगाना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक को जब आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मान सकते हैं। कहने का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इतने बड़े लेवल पे हो कि आपका पैसा अगर कल को डूब भी जाए तो आपको नुकसान ना हो, या आप शेयर मार्केट को यहाँ पर छोड़ के ना भागें, आपको ये ना लगे कि मेरा पैसा डूब गया। तो ये कंपनी इस कैटेगरी में तो फिट है कि आप थोड़ा सा पैसा लगाकर ये देखें कि मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल एट प्रेजेंट तो बढ़िया हैं, पास्ट में बेकार थे, फ्यूचर में क्या होंगे वो कंपनी पे निर्भर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉटरी टिकट की तरह ये कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की कंपनी नहीं है। हाँ, लॉटरी के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले जैसे 2-3 साल यहाँ पर पावर सेक्टर के दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंपनी को इसका फ़ायदा तो ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि इसके रेट की वजह से 10 रुपीज़ का कंपनी का शेयर प्राइस है, तो वो कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि कंपनी का ग्रुप भी देखा जाए, ये ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप रहा है पास्ट में, तो ये कंपनी को यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जिसका फ़ायदा सुज़लोन को भी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ जेपी पावर को लेकर आज काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, कंपनी के फ्यूचर को भी और पास्ट को भी लेकर, और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी देगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।